सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, सभी अभिभावकगण और बाल साधना विद्यालय परिवार से जुड़े हुए सभी मार्गदर्शक, परम स्नेही और इस विद्यालय परिवार को हमेशा उच्चतम सीढ़ी तक पहुंचाने की शुद्ध भावना रखने वाले सभी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक व्यवसाय से जुड़े हुए सभी लोगों का मैं बाल साधना की इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। मेरे विद्यालय परिवार की ओर से, परम पूज्य निर्देशक महोदय की ओर से, परम साधना के पात्र संस्था प्रधान के महोदय की ओर से आप और आपके परिवार की सकुशलता की कामना करता हूं और हमेशा आपके श्रेष्ठ जीवन के लिए परम पिता परमेश्वर से असीम प्रार्थना करता हूं और ढेर सारी आपको दुआएं और शुभकामनाएं भेंट करता हूं। छात्रों, इस विद्यालय परिवार की और अपने माता पिता की आप धरोहर हैं। हमारा और आपका शैक्षणिक व्यवस्थाओं का जो कार्य है वो सही चलता रहे, इनको मद्देनजर रखते हुए हम संडे की भी छुट्टी नहीं कर रहे हैं, लगातार आपकी क्लासें ले रहे हैं। और आज हमारा जो 12 जून 2020 का जो टॉपिक है अध्याय नंबर 4, जिसमें सेकंड लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको, 13 जून को आपकी पूरी हिस्ट्री हो जाएगी। और उस अध्याय में जो टॉपिक है वो है इटली के एकीकरण के विभिन्न चरण। अब मैं आपको प्रथम चरण बता रहा हूं, जिसके अंतर्गत जो कल वाली बातें हैं उनके अंतर्गत कुछ बिंदु हैं वो दोबारा से क्या होंगे, रिवाइज होंगे और उन्हें आपको तैयार करना है। पहले चरण के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो रहा था वो मेजिनी का था और मेजिनी द्वारा इटली का एकीकरण करने के लिए 1831 ईस्वी में एक संगठन की स्थापना की थी और उस संगठन का नाम था यंग इटली, युवा इटली था। यह संस्थान एक ऐसा संस्थान था जिसका प्रमुख उद्देश्य इटली के लोगों को राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ना था। किससे जोड़ना था? राष्ट्रीय चेतना से जोड़ना था, राष्ट्रीयता की भावना से इसको विकसित करना था। शीघ्र ही इस संगठन ने कार्बोनेरी संस्था का स्थान ले लिया, जो उस समय एक सर्वश्रेष्ठ संस्था थी, कार्बोनेरी संस्था। उस कार्बोनेरी संस्था का स्वरूप इन्होंने ले लिया, उसका मुख्य स्थान इनके द्वारा ले लिया गया था। मेजिनी ने इटली के युवाओं पर विश्वास करता था। उनका मानना था यदि समाज को बदलना है, अगर समाज में क्रांति लानी है, तो नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में देना होगा। अगर हमें समाज में क्रांति लानी है, अगर हमें समाज के अंतर्गत सुव्यवस्था करनी है, अगर हमें समाज का एकीकरण करना है, अगर हमें समाज को एक संगठन का स्वरूप देना है, तो हमें नवयुवकों के हाथ में सत्ता दे देनी चाहिए। उन्होंने अपनी संस्था के 3 नारे दिए। उन्होंने अपनी संस्था के कितने नारे दिए? उन्होंने अपने संस्था के 3 नारे दिए। पहला नारा उसने अपनी संस्था का दिया, परमात्मा में विश्वास करो। पहला जो नारा था वो क्या था? परमात्मा में विश्वास करो। दूसरा उनका नारा था, उनका मानना था कि जो इटली में जो विदेशी लोग हैं उनको यहाँ से बाहर निकालो। इटली में विदेशियों को बाहर निकालो, इटली से विदेशियों को बाहर निकालो, यानी उसे यहाँ से बाहर कर दो। और सभी इटली वासी हैं वो इटली के भाइयों को संगठन करो, कि भाइयों का संगठन बनाओ, इटली के भाइयों को संगठित करो, व्यवस्थित करो। ये उनका नारा था। इस संस्थान ने इटली के निवासियों में देशभक्ति, संघर्ष, त्याग, बलिदान की भावना का संचार किया था। यानी कौन से संस्थान ने किया था? यानी कि जो यंग इटली जो था, उस यंग इटली ने और मेजिनी ने मिलकर इटली वासियों में भक्ति, संघर्ष, भक्ति का मतलब अपने देश के प्रति समर्पण, संघर्ष का मतलब देश के लिए आहुति देना, त्याग अपना सब कुछ छोड़कर देश सर्वोच्च मानना, बलिदान अपने देश के लिए मर मिटना, और स्वतंत्रता अपने देश को स्वतंत्र करवाना। ये सारी चीजें जो थी ये इसके प्रमुख उद्देश्य में आती थी। मेजिनी थे गणतंत्र और क्रांतिकारी साधनों के पोषक थे। यानी मेजिनी जो थे वो किनके पोषक थे? गणतंत्र व क्रांतिकारी, गणतंत्र व क्रांतिकारी साधनों के पोषक थे। किसके पोषक थे? ये गणतंत्र के पोषक थे एवं क्रांतिकारी। ये गणतंत्र क्या होता है? जहां पर देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसका चुनाव जनता करेगी,
या जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव में जनता स्वयं भागीदारी होगी, उसको गणतंत्र कहा जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य था इटली को एक गणतंत्र बनाना और क्रांतिकारी साधनों को सुव्यवस्थित करना। मेजिनी ने इटली की जनता से आह्वान किया, संयुक्त इटली के आदर्श को छोड़कर किसी भी चीज के पीछे मत दौड़ो। इटली एक राष्ट्र है, वह एक राष्ट्र बनकर रहेगा। यानी उसने एक पत्रिका निकाली थी, उसमें उसने लिखा संयुक्त इटली के आदर्श को छोड़कर किसी भी चीज के पीछे मत भागो, किसी भी चीज के पीछे मत भागो। यानी संयुक्त इटली के आदर्श को छोड़कर किसी भी चीज के पीछे मत दौड़ो, ये बात उनके द्वारा कही गई थी। उनका मतलब था इटली एक राष्ट्र है और एक राष्ट्र बनकर रहेगा। यानी उन्होंने क्या कहा, इटली एक राष्ट्र है और इटली एक राष्ट्र बनकर रहेगा। ये बात उनके द्वारा कही गई थी। संयुक्त इटली में बहुत ही महत्वपूर्ण कथन उनका है। मेजिनी देशभक्तों की दृष्टि से देवदूत था। अगर देशभक्तों की बात की जाए तो देशभक्तों की दृष्टि से मेजिनी एक देवदूत था। देशभक्तों की दृष्टि से मेजिनी जो था वो एक देवदूत था, जो इटली का भविष्य निर्मित करने आया, जो इटली का भविष्य निर्मित करने आया। क्या करने आया? निर्मित करने आया। यानी कहने का मतलब मेजिनी देशभक्तों की दृष्टि से एक देवदूत था जो इटली का भविष्य निर्मित करने आया था। ये आपकी अति महत्वपूर्ण बात है जो आपको क्लियर याद रखनी। इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण शुरू हुआ। कौन सा चरण शुरू हुआ? द्वितीय चरण शुरू हुआ। और द्वितीय चरण का जो मूल व्यक्तित्व जो था वो काउंट काउर था। कौन था? काउंट काउर था। डिटेल है इस बंदे की, थोड़ी सी आप गहराई से इसको देखोगे। काउर का जन्म 1810 ईस्वी में हुआ था। काउर का जन्म इसका जन्म लिखना है तो वो कब हुआ? 1810 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ था? ट्यूरिन नामक एक जगह। जैसे अपने राज्य भारतवर्ष के जो गांव है उसी तरीके से ट्यूरिन जो क्षेत्र है उस ट्यूरिन में सार्डिनिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जो सार्डिनिया जो क्षेत्र है वो सार्डिनिया में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। काउर उदारवादी विचार का पोषक था। ये काउर जो था ये उदारवाद का पोषक था। किसका पोषक था? उदारवाद का पोषक था। इंग्लैंड यात्रा के दौरान संसदीय शासन पद्धति का इन्होंने अध्ययन किया। काउर ने किसकी यात्रा की? इंग्लैंड राष्ट्र की यात्रा की थी। और जब उन्होंने यात्रा की तो उस समय विश्व जगत में संसदीय शासन पद्धति जो सबसे ज्यादा विकसित थी वो संसदीय शासन पद्धति ज्यादा इंग्लैंड में विकसित थी। तो इंग्लैंड राष्ट्र की जब यात्रा की तो उसने यात्रा के दौरान जो विश्व जगत के लिए एक सबसे बड़ा प्रमाण था ब्रिटेन की संसदीय शासन पद्धति, तो ब्रिटेन की संसदीय शासन पद्धति का उनके द्वारा क्या किया गया? अध्ययन किया गया और पूर्ण रूप से उनको क्या इसकी उपयोगिता उसको समझा उसने। इटली का एकीकरण पीटमोंट प्रांत के सेवाय राजवंश के माध्यम से पूर्ण करना चाहता था। केवल क्या चाहता था कि जो पीटमोंट क्षेत्र है और पीटमोंट में जो शासन था वो शासन किसका था? शासन सेवाय वंश का था। किसका था भाई? सेवाय वंश का था। और सेवाय वंश के माध्यम से ही ये किसका एकीकरण करना चाहता था? सेवाय वंश के माध्यम से ही इटली का एकीकरण पूर्ण करना चाहता था। इटली का एकीकरण पूर्ण करना चाहता था। यानी जो पीटमांड जो क्षेत्र है उसके सेवाय वंश जो था वो पीटमांड क्षेत्र के सेवाय वंश के माध्यम से ये पूर्ण रूप से एकीकरण लाना चाहता था। इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम था इल रिजमेंटो के नाम से निकाला था। इसने एक समाचार पत्र निकाला था इल रिसर्जिमेंटो नामक पत्रिका। ये इसका समाचार, ये कंपटीशन के बहुत अच्छे। देखो उदारवाद का पोषक है, इंग्लैंड की यात्रा कर संसदीय शासन पद्धति, ट्यूरिन में जन्म हुआ, सेवाय वंश कहाँ था? पीटमोंट में था। इल रिजिमेंटो क्या है? तो ये काउर का समाचार पत्र है। तो ये बहुत अच्छे वो टिप्स हैं कि उन टिप्सों को आप आगे लेकर एक बहुत अच्छे तरीके से आप उसको पढ़ सकते हैं। 1852 ईस्वी में विक्टर इमानुएल ने काउर को प्रधानमंत्री बनाया।
कब बनाया भाई? 1852 ईस्वी में। तो यानी उसने एक तो समाचार पत्र निकाला और 1852 ईस्वी में विक्टर मेमन ने काउर को क्या बनाया भाई? प्रधानमंत्री बनाया। तो आप यहाँ पर एक बहुत अच्छे शब्द को याद रखेंगे, विक्टर इमेनुअल। ये कौन था? ये इटली का उस समय राजा था। तो इस राजा ने क्या किया था? काउर को पीएम बनाया, प्रधानमंत्री बनाया था। काउर एक व्यवहारिक कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, राजतंत्र की समर्थक व्यक्ति था। यानी काउर क्या था? ये बड़ा व्यवहारिक था। व्यवहारिक का मतलब होता है हर परिस्थिति को उसी की भाषा में समझकर उस पर निर्णय लेने की क्षमता इसमें थी कि इस परिस्थिति बनी क्यों। दूसरी, ये एक राजनीतिज्ञ था। तीसरा, कूटनीतिज्ञ था। चौथा, यानी ये राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ के साथ एक राजतंत्र में विश्वास करता था। ये कई चीज इसके साथ जुड़ गई, राजतंत्र, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, व्यवहारिक। तो ये सारी चीजें जुड़ गई। देखो, ये व्यवहारिक था, ये राजनीतिज्ञ था, ये कूटनीतिज्ञ था, ये राजतंत्रवादी था। ये सारी चीजें उस समय केयूर के सिद्धांत में मौजूद थी। केयूर की आंतरिक नीति सुधार और विदेश नीति ने इटली को पूर्ण विरोध की दिशा में एक नया इतिहास लाया। यानी 3 नीतियां, आंतरिक नीति, सुधार और विदेश नीति। यानी आप यहाँ पर ये लिखेंगे काउर की आंतरिक नीति। आंतरिक नीति क्या थी? देखो, जैसे मैंने ऊपर आपको एक चीज पढ़ाई है कि वो उदारवाद का पोषक था। वो सेवाय वंश के माध्यम से क्या चाहता था? एकीकरण चाहता था। तो उस तरीके से उसकी आंतरिक नीति। और दूसरी केयूर की एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि जो सुधार के प्रति जो उसकी लगन थी, सुधार के प्रति जो उनका विश्वास था, और विदेश नीति। ये 3 नीतियां जो थी, एक तो उसकी विदेश नीति, एक उसके सुधार और एक उसकी आंतरिक नीति, ये तीनों जो थे वो इटली के एकीकरण को पूर्ण कर यूरोप में एक नया इतिहास व भूगोल बना दिया था। यानी ये तीनों नीतियों ने यूरोप का इतिहास का मतलब है एक बड़ी उपलब्धि, और भूगोल का मतलब जो भौगोलिक दृष्टि से जो राज्य पिछड़े हुए थे, जिन राज्यों को एक जगह लाना बड़ी टेढ़ी खीर काम था, उनको एक जगह लाया तो नया इतिहास और भूगोल बना दिया था। तो आप कहेंगे कि काउर की आंतरिक नीति, सुधार और विदेश नीति ने इतिहास प्लस यानी यूरोप महाद्वीप का एक नवीन इतिहास और भूगोल बना दिया था। ये उस समय की उसकी सर्वश्रेष्ठ क्या रही थी? उपलब्धि रही थी। दूसरी बात आप देखिए, चर्चा करें फिर कि काउर ने क्या क्या सुधार किए। काउर ने क्या क्या सुधार किए, उस आदमी ने क्या क्या क्षेत्रीय सुधार उसने किए। सबसे पहला काम देखिए, काउर ने बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया। सबसे पहला बात क्या की? काउर ने कृषि योग्य भूमि को, कृषि योग्य जो भूमि बनाया, जो भी बंजर थी। यानी काउर ने कृषि योग्य भूमि बनाया जो बंजर थी, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया इसने। और किसानों को कृषि ऋण दिया, किसानों को कृषि ऋण दिया गया। तो किसानों को कृषि ऋण दिया और बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। दूसरा, मुक्त व्यापार नीति का पालन कर, मुक्त व्यापार नीति का पालन कर और एक विकास को प्रगति बनाया। यानी उसने एक विकास को नया पोषक बनाया, विकास को महत्व दिया। तो यहाँ पर क्या है? काउर ने कृषि योग्य भूमि बनाई और किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध करवाई। मुक्त व्यापार नीति का पालन कर एक विकास की नई स्टेप उन्होंने तैयार की थी। तीसरी बात, यातायात के साधनों का विकास उनके द्वारा किया गया। यातायात के साधनों का विकास किया गया, विकास किया गया। यानी यातायात के जो साधन थे वो विकसित किए, जिससे आवागमन के साधन बढ़े। चर्च पर नियंत्रण का प्रयास किया। चर्च पर, ये चर्च क्या था? एक धार्मिक संस्थान था और उस समय पोप का अत्यधिक महत्व बढ़ता जा रहा था। तो चर्च पर नियंत्रण का प्रयास किया कि चर्च पर नियंत्रण होना चाहिए। यानी एक धार्मिक संस्था है, न कि एक राजनीतिक संस्था, और इसे जीवन के अंतर्गत केवल धर्म का संदेश देना, धर्म के बारे में अच्छी बातों का बखान करना इनका कार्य है। राजकीय कार्यों में हस्तक्षेप करना, जनता के हितों के फैसले लेना इनका काम नहीं है। फिर सैनिक रणनीति के तहत सेना में सुधार कर सीमावर्ती क्षेत्रों में किलेबंदी की। यानी उसने पता था कि देश की सेना का प्रमुख आधार, व्यवस्था का आधार सैनिक होते। सैनिक रणनीति के तहत सेना में सुधार कर
सैनिक रणनीति के तहत सेना में सुधार कर सीमावर्ती क्षेत्रों में किलेबंदी की, सुधार कर सीमावर्ती क्षेत्रों में किलेबंदी की। क्या की भाई? किलेबंदी की। तो सैनिक रणनीति के तहत सेना में सुधार किया गया और सीमावर्ती जो क्षेत्र थे उन सीमावर्ती क्षेत्रों में किलेबंदी की गई। बैंकों और सहकारी समितियों की स्थापना की गई थी। किनकी स्थापना की गई? बैंकों व सहकारी समितियों की स्थापना की गई थी। तो बैंकों और इनकी जो समितियों की जो स्थापना थी वो उसके द्वारा की गई थी। तो केवूर ने बंजर भूमि का शुद्धिकरण करके कृषि योग्य बनाया, कृषि ऋण उपलब्ध करवाए, मुक्त व्यापार नीति से विकास का महत्व सिद्ध किया, यातायात के साधनों का विकास किया, चर्च पर नियंत्रण कर केवल धार्मिक कार्यों तक सीमित कर दिया, सैनिक रणनीति के तहत सुधार कर सीमावर्ती क्षेत्रों की किलेबंदी की। और कहा जाता है कि बैंकों और सहकारी समितियों का उन्होंने क्या किया? गठन किया, उनको एक व्यवस्थित रूप में लाने का श्रेय किया। ये सारे के सारे कार्य जो थे, ये सारे के सारे कार्य किसके द्वारा किए गए थे? काउर के द्वारा किए गए थे। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो केवूर जो थे वो एक राजनीतिक दृष्टिकोण से एक अच्छे गुणों में संचालित व्यक्ति थे। एक बात यहाँ पर आती है कि काउर का योगदान क्या है? काउर का योगदान क्या है कि उसने किस तरीके से इसको एक बहुत श्रेष्ठ रूप से बढ़ाया। काउर के बिना मेजिनी का आदर्शवाद और गेरिबाल्डी की वीरता का कोई महत्व नहीं था। काउर के बिना अगर काउर नहीं होते तो मेजिनी का जो आदर्शवाद, बिना मेजिनी के आदर्शवाद, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे मेजिनी के आदर्शवाद व गेरिबाल्डी की वीरता का कोई महत्व नहीं था। वीरता का कोई महत्व नहीं था। अगर इस वीरता का महत्व होता तो वो काउर से होता, क्योंकि काउर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने मेजिनी के आदर्शवाद और गेरिबाल्डी की जो वीरता है, इसका तो आदर्शवाद और इसकी वीरता है, उसको एक लाने का जो प्रयास किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? काउर के द्वारा किया गया था। काउर का दूसरा योगदान क्या था? सार्डिनिया व पीटमोंट यानी पीटमोंट जो क्षेत्र थे, ये पीटमोंट के इटली के एकीकरण के समर्थक थे। यानी काउर मानते थे कि पीटमोंट और सार्डिनिया ही इटली के एकीकरण में समर्थ है, या एकीकरण जो किया जाए तो इनके द्वारा ही किया जाए, ये बात काउर मानते थे। ऑस्ट्रिया एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा है। इनका तीसरा तथ्य जो था, ऑस्ट्रिया एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा है। यानी ऑस्ट्रिया जो है वो एकीकरण में सबसे बड़ी क्या है? बाधा है। बिना विदेशियों के सहयोग से इटली का एकीकरण संभव नहीं है। इनका चौथा तथ्य ये कहता है, बिना विदेशियों के सहयोग से इटली का एकीकरण संभव नहीं है। यानी अगर हम बिना विदेशियों के सहयोग से इटली के एकीकरण को संभव करना चाहिए तो नहीं हो सकता। ऑस्ट्रिया एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा के रूप में है। सार्डिनिया व पीटमोंट ही एकीकरण के समर्थक हैं या जिनमें सामर्थ्य है। अगर मेजिनी के आदर्शवाद और गेरिबाल्डी की वीरता को अगर एक स्थान पर लाने का प्रयास अगर कोई कर सकता है तो वो था केवूर। इसलिए वहां पर इस एकीकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फ्रांस का शासक इटली के एकीकरण के प्रति सहानुभूति रखता था, क्योंकि इसने खुद ने कहा कि बिना विदेशियों का सहयोग, तो आपका प्रमुख मुद्दा जो समझने का बना वो कौन सा बना? यही बनेगा। अब ये खुद कह रहा है कि फ्रांस के बिना या विदेशियों के सहयोग से बिना नहीं हो सकता। तो उस समय जो यानी काउर था, उस काउर को इस बात का पता था कि उनका सहयोग लेना पड़ेगा। तो फ्रांस का शासक इटली के एकीकरण के प्रति सहानुभूति रखता था। फ्रांस का शासक इटली के एकीकरण के प्रति सहानुभूति रखता था। क्या रखता? सहानुभूति का मतलब सिंपैथी रखता था, उसके प्रति थोड़ा मन था, उसके प्रति ये चाहता था कि इसका एकीकरण हो। एक भावना, शुद्ध भावना थी उसकी। अब क्या हुआ उसे एक ध्यान से देखिए, 1854 ईस्वी देखिए। 1854 ईस्वी में एक युद्ध हुआ, क्रिमिया का। एक तरफ था रूस और एक तरफ थे इंग्लैंड और फ्रांस। तो काउर ने क्या किया कि विपत्ति का परिस्थिति को भांपते हुए इंग्लैंड और फ्रांस के पक्ष में 18,000 की सेना मदद के लिए भेज दी।
तो काउर के प्रति इंग्लैंड और फ्रांस के मन में सहानुभूति होगी। अब जो एक क्रिमिया का युद्ध हुआ तो उस युद्ध के बाद पेरिस में शांति सम्मेलन बुलाया गया। तो ऑस्ट्रिया ने इटली का विरोध किया कि इटली को नहीं बुलाना चाहिए, लेकिन फिर भी इन्होंने बुलाया। कहा जाता है क्रिमिया के कीचड़ से नवीन इटली का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। तो 1854 में कौन सा युद्ध हुआ था, क्रिमिया का युद्ध हुआ। तो क्रिमिया का युद्ध हुआ था वो कब हुआ, 1854 ईस्वी के अंतर्गत हुआ। किसके बीच, एक तरफ है रूस और दूसरी तरफ कौन है, फ्रांस व इंग्लैंड, ये दोनों। अब काउर ने क्या किया, काउर ने 18,000 की सेना भेजी। कितने हजार की, 18,000 की। किसके पक्ष में, इनके पक्ष में भेजी। अब विजेता कौन बने, यही दोनों विजेता बने। अब इस युद्ध में भेजी किसके विरुद्ध, रूस के विरुद्ध। चलो ये तो शत्रु हो गया, लेकिन ये तो दोनों मित्र हो गए। अब इनके बाद में पेरिस में एक सम्मेलन बुलाया। पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की राजधानी। अब जब पेरिस में सम्मेलन बुलाया गया तो उस पेरिस सम्मेलन में ऑस्ट्रिया ने कहा कि आप इटली को नहीं बुलाओगे, लेकिन इन दोनों की तो सहानुभूति थी क्योंकि इनके पक्ष में सेना भेजी है, इसलिए उन्होंने उसको बुलाया उनकी सभी चीजों के लिए। लेकिन काउर ने इस सम्मेलन में जो इटली की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए ऑस्ट्रिया को जिम्मेदार समझाया। काउर ने साहब कहा कि इस सम्मेलन में मेरा बहुत कुछ लक्ष्य सिद्ध हो सकता था, मैं बहुत कुछ हद तक मेरे जो इटली राज्य है उसको एक एकीकृत संघ का रूप दे देता, लेकिन मेरी बातों पर जब गौर नहीं हुआ तो उस गौर न होने के लिए पूर्ण रूप से जो जिम्मेदार है वो कौन जिम्मेदार है, वो सिर्फ ऑस्ट्रिया जिम्मेदार है। और इसमें एक बात कही गई थी कि क्रिमिया के कीचड़ से नवीन इटली का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था, क्रिमिया के युद्ध से, किसे युद्ध से, नवीन इटली का निर्माण हुआ, नवीन इटली का निर्माण हुआ। ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन इसमें दो चीजें, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए किसको जिम्मेदार ठहरा, ऑस्ट्रिया को समझा। पेरिस सम्मेलन में ऑस्ट्रिया विरोध के बावजूद उसे आमंत्रित किया गया, 18,000 की सेना भेजी गई। ये सारे जो तथ्य हैं ये अति महत्वपूर्ण है। अब इसने क्या सोचा, इसने तो सोच ही लिया था कि भाई मुझे जो है वो युद्ध करने, जो मुझे एक विदेशियों का सहयोग लेना होगा। काउर ने ये बात तो सोच ही ली थी, पहले उसके दिमाग में थी कि भाई मुझे विदेशियों का सहयोग लेना होगा। अब क्या किया कि नेपोलियन थर्ड से, जो नेपोलियन थर्ड कहाँ के हैं, फ्रांस के, तो नेपोलियन थर्ड से जो फ्रांस के से समझौता हुआ। किसका समझौता हुआ, काउर का समझौता हुआ। और काउर का समझौता हुआ, उसको किस समझौते के नाम से इतिहास में जानते हैं, यानी समझौते को प्लिमर्स समझौते के नाम से जानते हैं, जो दोनों के मध्य समझौता हुआ। अब देखो क्या क्या शर्त हुई। पहली शर्त, सार्डिनिया ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध होने पर फ्रांस 2 लाख सैनिकों की सहायता करेगा। सार्डिनिया ऑस्ट्रिया के मध्य किसके बीच युद्ध होगा, क्योंकि सार्डिनिया के नेतृत्व में तो जर्मनी का, इटली का एकीकरण हो रहा है। सार्डिनिया व ऑस्ट्रिया का युद्ध होगा, क्योंकि सबसे बड़ा कट्टर जो इनका है, जो विरोधी है, जो शत्रु है, वो कौन है, सार्डिनिया। तो सार्डिनिया व ऑस्ट्रिया में युद्ध होने पर 2 लाख सैनिकों की सहायता करेगा। कितने सैनिकों की सहायता करेगा, 2 लाख सैनिकों की सहायता करेगा। और 2 लाख सैनिकों की सहायता कौन करेगा, सैनिकों की सहायता करेगा। और वो सहायता कौन करेगा, फ्रांस करेगा। दूसरी, फ्रांस को सहायता के बदले निज सेवाएं प्रदेश देने होंगे। फ्रांस को क्या, किसके बदले, ध्यान से देखिए, फ्रांस को सहायता के बदले निज और सेवाएं प्रदेश देने होंगे। यानी बदले कौन से होंगे, निज व सेवाएं प्रदेश देने होंगे। ये किसको देने होंगे, फ्रांस को। किसके बदले, जो उसकी 2 लाख की जो सहायता कर रहा है उसके बदले देने होंगे। तीसरी शर्त इनके बीच में तय हुई, परमा, मोडेना, टस्कनी नए राज्य बनेंगे। यानी जो इटली के जो हिस्से हैं, परमा, मोडेना और टस्कनी, वो नए राज्य बनेंगे। ये तीसरी शर्त तय हुई काउर के बीच और नेपोलियन बोनापार्ट थर्ड के बीच। लेकिन ये जो नए राज्य बनेंगे, इनका राजा कौन होगा, यानी नेपोलियन बोनापार्ट का जो भाई होगा और उसका नाम होगा प्रिंस जेरोम होगा। कौन होगा, प्रिंस जेरोम होगा, वो उसका राजा बनेगा। ये इसके बीच में तीसरी शर्त तय हुई, परमा, मोडाना, टस्कनी नए राज्य होंगे। लेकिन इस राज्य का जो प्रिंस होगा वो नेपोलियन बोनापार्ट थर्ड का भाई जेरोम बोनापार्ट होगा। जेरोम बोनापार्ट इसका अधिकारी होगा।
तीसरी बात में था नेपलस व सीसली और पोप राज्य बनेंगे। कौन कौन से? नेपलस, सीसली व और पोप के राज्य बने रहेंगे। यानी कि नेपलस और सीसली जो है वो पोप के राज्य बने रहेंगे। दो पर अधिकार किसका होगा? नेपलस और सीसली पर पोप का अधिकार होगा। पोप कौन होता था? ये चर्च का धर्माधिकारी होता था। चर्च का जो वरिष्ठतम जो पोप होता था उस वरिष्ठतम पोप को क्या कहते हैं? यानी उस वरिष्ठतम पोप को कहा जाता है, वो चर्च का मुखिया कहा जाता है। लोम्बार्डी व वेनेशिया सार्डिनिया को प्राप्त होंगे। और इसके बाद कौन सा होगा? लोम्बार्डी व वेनेशिया, यानी कौन सा होगा? वेनेशिया। तो लोम्बार्डी व वेनेशिया सार्डिनिया को प्राप्त होंगे। किसको होंगे? सार्डिनिया को प्राप्त होंगे, यानी सार्डिनिया क्षेत्र को मिल जाएंगे। तो सार्डिनिया ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध होंगे, तो उसमें 2 लाख सैनिक भेजेगा। फ्रांस को सहायता के बदले नीस और सिवाय प्रदेश देने होंगे। परमा मोडाना टस्कनी नए राज्य के रूप में होंगे। नेलपस सीसली 5 पोप के चर्च के अधीन होंगे। और लोम्बार्डी वेनेशिया किसको दे दिए जाएंगे? उसको सार्डिनिया को दे दिए जाएंगे। समझौते के बाद केउर ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जहर उगलना शुरू किया। अब उसका समझौता हो गया, फ्रांस उसका सहयोगी हो गया। इसलिए क्या किया कि जो ये समझौता हुआ तो काउर ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध, किसके विरुद्ध भाई? ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जहर उगलना शुरू कर दिया। विरुद्ध जहर उगलना शुरू कर दिया, यानी उसने क्या कर दिया? जहर उगलना शुरू कर दिया। और वहीं ऑस्ट्रिया ने वही प्रतिक्रिया दी। और केउर चाहता था, केउर ये चाहता था कि ऑस्ट्रिया का और सार्डिनिया पीटमांड का युद्ध हो। उसने उसके विरुद्ध उल्टी सीधी बात कही। जब बातें कही तो उसने उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया दी, वही वो चाहता था। और यही कारण था कि 23 अप्रैल सन 1859 ईस्वी को इटली, या आप कह सकते हो सार्डिनिया पीटमांड को 3 दिन का अल्टीमेटम, काउर को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। काउर ने खुशी में कहा हम इतिहास बनाने जा रहे हैं। 3 मई को इटली के पक्ष में फ्रांस ने युद्ध की घोषणा की। युद्ध निर्णायक रहा और इस युद्ध में किसकी पराजय हो गई थी? ऑस्ट्रिया की पराजय हो गई थी। तो 23 अप्रैल 1859 को ऑस्ट्रेलिया ने काउर को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया कि आप जो है मेरे प्रति जो भावनाएं वो उनको शुद्ध कीजिए और ये आपके स्टेटमेंट वापस लीजिए। तब केउर ने कहा हम नहीं लेंगे, और उन्होंने खुशी में कहा हम इतिहास बनाने जा रहे हैं। और 3 मई को जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में फ्रांस ने किसका सहयोग दिया? काउर का। और काउर या इटली का सहयोग दिया, जिससे ऑस्ट्रिया की क्या हुई? पराजय हुई। इस तरीके से यानी जो काउर थे उन्होंने एकीकरण की पूरी भूमिका अदा की थी। तो ये इटली के एकीकरण की जो शुरुआती क्या थी? स्टेपें थी। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसको आप इसी तरीके से फॉलो करेंगे और इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से आप क्या करेंगे? तैयार करेंगे। तो आज थोड़ा टॉपिक लंबा है। गेरिबाल्डी जो लास्ट पार्ट है आपके अध्याय नंबर जो 4 है, तो उसका जो अगले बिंदु में हम आपसे मुलाकात करेंगे। और ये दोनों टॉपिक पढ़िए, केउर और मेजिनी। इनमें भी जैसे संयुक्त इटली है, रिजमेंटो है, उसके बाद केउर की नीतियां हैं, केउर के बाद यानी प्लूम्बर जो समझौता नेपोलियन के साथ हुआ, इन सारी चीजों में जो नोटाइप वगैरह जो निकलते हैं उनको आप एक बेहतर तरीके से तैयार करो। अपने परिवार का ध्यान रखो, खुद का ध्यान रखो, पढ़ाई से जुड़े रहो और एक ऐसा स्टेप बनाओ जिससे आपको आगामी जो आपकी पढ़ाई जब कंटिन्यूड जब ऑफलाइन क्लासों में शुरू हो तो आपको किसी प्रकार की दुविधा का सामना ना करना पड़े। तो मेरे परिवार की ओर से, संस्था परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामना। बहुत बहुत स्वस्थता के लिए अग्रिम आपको दुआएं भेंट करता हूँ। एक बार फिर कल हम नए अंदाज में नए वीडियो के साथ एक बार फिर हम आपसे मिलेंगे नए जोश के साथ। तब तक मेरे सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। अब हम कल मिलते हैं नए वीडियो में गेरिबाल्डी के साथ, जो चौथे लेसन और हिस्ट्री का अंतिम टॉपिक होगा। कल आपकी हिस्ट्री पूरी हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।